अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीलेट्स। आज हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था और लेक्चर 4 है आज हमारा, जिस पे हमने एलिमेंट्स को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं अपना लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हमने पिछले लेक्चर में भी एलिमेंट्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमने एलिमेंट्स की ओल्ड डेफिनेशन पढ़ी थी कि पहले एलिमेंट्स जो थे, ओल्ड डेफिनेशन एलिमेंट्स की क्या थी और अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है वो हमने आज पढ़नी है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, जो सबसे इब्तदाई दौर में जो 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, उनको याद करने का मैंने आपको हिंट दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हिंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था। अब आज हम करेंगे एलिमेंट्स की मॉडर्न डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन में ही थोड़ा सा इजाफा कर दिया गया था और मॉडर्न डेफिनेशन बनाई गई। मॉडर्न डेफिनेशन ये सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। पहले सिर्फ ये कहा गया था कि एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, लेकिन अब अंदर एडिशन हो गया। अब साथ में ये भी कह दिया गया कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एक जैसे एटम्स हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं, पहले हम देख लेते हैं एटम किसे कहते हैं। ये है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके गिर्द होते हैं शेल्स, इनको हम शेल कहते हैं। ये पाथवे होता है, रास्ता होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ने रिवॉल्व करना होता है। एटम मैंने क्यों ड्रॉ किया, ताकि आपको समझा सकूं कि एटॉमिक नंबर क्या है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये भी पार्टिकल्स हैं, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये सबकी एक खास फिक्स रेशियो होती है हर एटम के अंदर। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, जितने न्यूट्रॉन होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एक जैसे एटम जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। 19th सेंचुरी के एंड तक पहले सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हो, फिर 19th सेंचुरी के एंड तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे और अब 118 एलिमेंट्स, जो 9th क्लास के बुक में जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग अब 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, और इनको हम केमिकल मीन्स से हम सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ऑक्यूरेंस। एलिमेंट्स जो हैं वो 2 स्टेट्स में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। फ्री स्टेट से क्या मुराद है और कंबाइंड स्टेट से क्या मुराद है? फ्री स्टेट से मुराद है कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन ना किया हो, उन्होंने अकेले पाए जा रहे हैं, तो उसको कहेंगे फ्री स्टेट है। फ्री स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? मोस्टली गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये 2 एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्री स्टेट की। कंबाइंड स्टेट में कौन कौन से पाए जाते हैं? कंबाइंड स्टेट में हम ले लेते हैं मैग्नीशियम को, सोडियम को ले लेते हैं हम कंबाइंड स्टेट में। ये जो है कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा है कि अर्थ क्रस्ट में, ओशन में और एटमॉस्फेयर में एलिमेंट्स की कितनी कितनी परसेंटेज पाई जा रही है, वो परसेंटेज के हिसाब से कितने मौजूद हैं। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम 7.8% है। इसी तरह यहाँ पे ओशन में, एटमॉस्फेयर में कितने कितने एलिमेंट की रेशियो पाई जा रही है, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ 9th क्लास के पेपर में अक्सर यहाँ पे अर्थ क्रस्ट वाला क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए आपको याद करना होगा कि अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट्स बाय वेट कितने पाए जाते हैं, ऑक्सीजन कितना है, सिलिकॉन कितना है, एल्यूमिनियम कितना है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे ये याद करना भी आपके लिए ठीक होगा, अगर पेपर में आ जाता तो आप आंसर कर सकेंगे। फिर आ जाती है स्टेट।
3 हालतों में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों हालतों में एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सॉलिड में कौन से हो सकते हैं? सोडियम हो सकता है सॉलिड में, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है। लिक्विड में सिर्फ 2 पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लिक्विड में सिर्फ 2 हैं, ब्रोमीन है हमारे पास और मरकरी है। और गैस में भी मौजूद होते हैं लेकिन लिक्विड से ज़्यादा और सॉलिड से कम। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो गैसियस स्टेट में पाई जाती है, नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में पाई जाती है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में पाई जाती है। गैसेस की हालत में पाई जाती है जब भी मॉलिक्यूल बन जाता है, जैसे इस तरह से ऐसे पाए जाते हैं। ये एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे इनको मेटल्स में, मेटलॉइड्स में और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई किया गया है। मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये एटम, ये एलिमेंट जो है मेटल है, ये मेटलॉइड है, ये नॉन मेटल है। मेटल्स होते हैं जब एटम्स इस तरह से मिलें कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें, तो वो मेटल्स होंगे। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट कर सकते फिर वो नॉन मेटल्स हैं। और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं लेकिन सही तरीके से कंडक्ट नहीं करते, थोड़ी अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट करते हैं, तो फिर वो होंगे मेटलॉइड्स। इनमें भी सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स होते हैं। अबाउट 80% एलिमेंट्स आर मेटल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं सिंबल्स की तरफ। सिंबल्स क्या चीज़ें हैं? एलिमेंट्स को हमने जब भी रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने लिखना है कॉपर, कॉपर लिखना है मैंने, ठीक है, मैंने कॉपर लिख लिया। लेकिन हर दफ़ा अगर मैं कोई अपना टेस्ट लिख रही हूँ, कोई पेपर लिख रही हूँ, कोई आर्टिकल लिख रही हूँ, कॉपर का बार बार एलिमेंट अंदर आ रहा है, जो कॉपर पूरा लिखना पड़ेगा हर दफ़ा। तो इसके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, साइंटिस्ट ने इसके लिए कुछ सिंबल्स निकाले हैं कि जिनके थ्रू हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कॉपर के लिए है Cu, ठीक है, ये इसका सिंबल है जिनके साथ हमने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। और ये सिंबल जो हैं उनके इंग्लिश नेम्स पे, ग्रीक नेम्स पे, जर्मन नेम्स पे या लैटिन नेम्स की बेस पे होते हैं। ग्रीक नेम्स की बेस पे, लैटिन नेम्स की बेस पे, जर्मन नेम्स की बेस पे या इंग्लिश नेम्स की बेस पे। इनमें से ज़्यादातर या तो इंग्लिश नेम्स होते हैं या लैटिन नेम्स होते हैं। कॉपर Cu, कॉपर की स्पेलिंग है Co, लेकिन इसका सिंबल है Cu। सोडियम, सोडियम का सिंबल होना चाहिए था So, लेकिन सिंबल इसका So नहीं है, इसका सिंबल है Na। जैसे हाइड्रोजन हम अगर लेते हैं तो हाइड्रोजन का सिंबल हमने सिंपल ही रखा हुआ है H, शुरू वाला लेटर। लेकिन सोडियम में हम ऐसा नहीं करते, सोडियम में Na है, ये Na कहाँ से आ गया? ये Na आ गया सोडियम के लैटिन नेम से, जो कि है नेट्रियम। इसी तरह गोल्ड, गोल्ड का सिंबल है Au। Au किधर से आया? वो भी लैटिन नेम से आया, ऑरम, ठीक है, हो गया। अब हमने यहाँ पे नोट किया कि जब भी हमने सिंबल एक लेटर पे कंसिस्ट कर रहा है तो वो कैपिटल होगा, लेकिन अगर सिंबल 2 लेटर्स पे कंसिस्ट कर रहा है N और A, यहाँ पे एक लेटर पे कंसिस्ट कर रहा है तो सिर्फ H है, H को हमने कैपिटल लिख दिया। लेकिन अगर सिंबल 2 लेटर्स पे कंसिस्ट कर रहा है N और A, तो फिर हम पहला लेटर कैपिटल रखेंगे और दूसरा लेटर स्मॉल रखेंगे, जैसे Na में रख रहा। इस तरह अगर हम ऑरम देखें, यहाँ पे भी हमने A कैपिटल रखा, U स्मॉल रखा। क्लोरीन देखें, क्लोरीन में भी हम C कैपिटल रखते हैं, L स्मॉल रखते हैं। तो जब भी एक लेटर होगा तो वो कैपिटल, और अगर 2 लेटर है तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। नेक्स्ट है हमारे पास वैलेंसी। वैलेंसी, वैलेंसी किसको कहते हैं? वैलेंसी हम कहते हैं
कंबाइनिंग प्रॉपर्टी को। कंबाइनिंग प्रॉपर्टी किस चीज़ की? एटम्स की कंबाइनिंग प्रॉपर्टी को वैलेंसी कहते हैं। अब ये वैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। वैलेंस शेल कौन सा होता है? यहाँ पे हमने देखा, ये हमने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए थे। ये जो सबसे बाहर वाला शेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो शेल हैं, ये वाला एक शेल है, एक ये वाला शेल है। इनमें से जो सबसे बाहर वाला शेल है उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। तो ये शेल वैलेंस शेल है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। वैलेंसी क्या होगी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, हम अब चाहे वैलेंसी जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट होती है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट तरीके से होती है। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या हैं और आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं? एटम्स जो है इस तरह अकेले नहीं रह सकते। जिन्होंने कंबाइंड फॉर्म में रहना होता है वो क्या करते हैं कि वो दूसरे एटम्स के साथ जुड़ते हैं। कुछ एटम्स अकेले भी रहते हैं, लेकिन कुछ एटम्स जो हैं वो दूसरे एटम्स के साथ जुड़ते हैं। तो जब वो दूसरे एटम्स के साथ जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ता है तो हम उसको कहते हैं कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो दो तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। यहाँ तो ऐसा हो जाता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को, दो एटम्स आए एक दूसरे के करीब, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में दिया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में दिया, उन्होंने शेयर कर लिया, तो उसको हम कह देंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर क्या हो, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दे दूसरे को, अपना पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन ही दूसरे को दे दे, दूसरे एटम को, फिर जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो ये दो तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इन दोनों के लिए वैलेंसी अलग अलग तरीके से होती है। अब अगर तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, उसके लिए वैलेंसी क्या होगी? कोवेलेंट बॉन्ड अगर बन रहा है तो डिपेंड करता है कि वो एटम जो है कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन करता है। एक एटम कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन करता है? जितने हाइड्रोजन एटम के साथ एक एटम कंबाइन करता है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो वो उसकी वैलेंसी होगी। जैसे कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ एट अ टाइम कंबाइन कर सकता है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। नाइट्रोजन एट अ टाइम 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, कार्बन की 4 है। इसी तरह ऑक्सीजन है, वो एट अ टाइम 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अब अगर नेक्स्ट चलें हम आयोनिक कंपाउंड्स की तरफ या आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या जितने गेन करता है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज, जितने गेन या लूज करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी। जैसे कि अब यहाँ पे एक बहुत समझने वाली बात है, आपने इंतहाई कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात सुननी है। पहला शेल जो होता है उसके वैलेंस शेल में पहला शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेकंड शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें मैंने 8 ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में आ सकते हैं। तो सेकंड शेल अगर वैलेंस शेल होगा, अब सबके पास एक जितने एटम्स नहीं एक जितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हर एटम के पास। कुछ एटम्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, कुछ के पास 3 होंगे, कुछ के पास 4 होंगे। लेकिन करने कितने होते हैं इन्होंने? कहते हैं या तो हम 8 कर लेते हैं, या हम वैलेंस शेल ही ख़त्म कर देते हैं, या हम 2 कर लेते हैं। तो अब अगर तो वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब आप मुझे बताएं कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या इसके लिए आसान है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसके लिए ये आसान है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन ले और 8 करे, या ये आसान है कि तीनों की तीनों छोड़ दे और अपना वैलेंस शेल ही ख़त्म कर दे? 3 छोड़ना आसान है या 5 लेना आसान है? ऑब्वियसली 3 छोड़ना आसान है, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता है। तो जो अपने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उसे हम कहते हैं कि उसकी वैलेंसी 3 है। जैसे नाइट्रोजन
नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 क्यों है? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके पूरे। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसकी वैलेंसी 2 हो गई, क्योंकि 2 6 और 2 8, 6 पहले थे इसके पास, 2 इसने और ले लिए, 8 हो गए। नाइट्रोजन के पास पहले 5 थे, 3 इसने और ले लिए, 8 हो गए। फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इसने ले लिया, 7 और 1 8 हो गए। अब कुछ तो गेन करते हैं, कुछ लूज़ करते हैं। सोडियम, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी निकाल देता है, तो फिर इसकी वैलेंसी भी 1 होती है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसलिए इसकी वैलेंसी 1। जिसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, हासिल किया, उसकी वैलेंसी भी 1। तो ये डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। नेक्स्ट आ जाते हैं रेडिकल्स की तरफ। हमेशा सिर्फ ऐसे ही नहीं होता है कि एक ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे या गेन करे, बल्कि ऐसा भी होता है कभी कभी कि ग्रुप ऑफ एटम्स इकट्ठे होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करते हैं, जिससे CO3 2 नेगेटिव। यहाँ पे इन सब ने मिल के 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ये रेडिकल है, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर चार्ज होता है उसको हम रेडिकल कहते हैं। CO3 2 नेगेटिव ग्रुप ऑफ एटम है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है गेन करना, तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो कार्बोनेट इसका नाम है, कार्बोनेट एक रेडिकल है। इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे साइनाइड की Cn नेगेटिव, ये भी एक रेडिकल है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन 2 एटम्स हैं और उन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज के बारे में मैंने क्या बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक नेगेटिव -1 चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए -2 चार्ज आया। इसी तरह HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट, इन सब ने मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब सिर्फ नेगेटिव चार्जेस से नहीं होते, पॉजिटिव चार्जेस भी आ सकते हैं, जैसे कि एमोनिया NH4 पॉजिटिव एमोनियम, यहाँ पे से पॉजिटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज का मतलब था 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्ज है इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, रेडिकल्स हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम वेरिएबल वैलेंसी की तरफ। मैं आपको अक्सर कहती हूँ, जब भी आपने कोई भी चीज़ याद करनी है, पहले आप उसके नाम की तरफ ध्यान दें कि उसका नाम किस हिसाब से रखा गया है। यहाँ पे देखें, वेरिएबल वैलेंसी में वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंज होना, तब्दीली। तो वेरिएबल वैलेंसी यानी वो वैलेंसी जो कि चेंज होती है। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं कि जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, वो अपनी वैलेंसी चेंज करते हैं, हमेशा एक जितने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, वो गेन या लूज़ करते हैं। जैसे कि आयरन है, तो आयरन वेरिएबल वैलेंसी रखता है, कभी ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है उन 2 की वैलेंसी शो करता है, कभी ये 3 की वैलेंसी शो करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसकी वैलेंसी डिफरेंट होती है, वैलेंसी इसकी चेंज होती है। जैसे अगर हम इसको FeSO4 में देखें, फेरस सल्फेट, नाम इसका क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में देखें तो इसकी वैलेंसी है 2, लेकिन फेरिक सल्फेट में Fe2SO4 थ्राइस, इसमें आयरन की वैलेंसी कितनी है? 3। फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी 3 है। अब देखिए, हमने यहाँ पे चेंज क्या ये चेंजिंग की है हमने इनके नामों में, यहाँ पे OUS लगा दिया, यहाँ पे IC लगा दिया। असल में इसका नाम क्या था? फेरम से निकला है। फेरम जो है ये लैटिन नेम है आयरन का ही लैटिन नेम फेरम है। तो जब हमने थोड़ी वैलेंसी शो करानी होती है तो हम आगे US लगा देते हैं उसी नाम के लास्ट लेटर को गिरा के, और अगर हमने ज़्यादा वैलेंसी शो करानी है तो हम IC लगा देते हैं। तो इस तरह से हम इनके नाम भी चेंज करते हैं वैलेंसी चेंज होने के साथ साथ। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी कहीं पे भी कोई भी एम्बिग्विटी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।